बाढ़ की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए बड़ी खबर आपको चमोली की बताएंगे। सबसे पहले जहां पिछले दिनों नंदप्रयाग में नाबालिग के साथ धर्म विशेष के लड़के की छेड़छाड़ के मामले में लोगों में आक्रोश देखा गया था। लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया था सड़कों पर उतरकर। साथ ही इलाके में चोरी की घटनाएं भी बढ़ रही थी, जिसको लेकर लोगों ने पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी। अब इसके बाद आपको बताएं कि इन दोनों पर पुलिस प्रशासन के बाहरी लोगों का वेरिफिकेशन का अभियान चलाना शुरू कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, सत्यापन कराया जा रहा है, क्राइम में लगे लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है। तो ये बड़े दो मामले जब सामने आए तो पुलिस को यहां पर लोगों ने अपना आक्रोश दिखाया, रोष प्रकट किया, जिसके बाद अब एक नई रणनीति के तहत पुलिस इन इलाकों में काम कर रही है। जो सब्जी के ट्रकों में भर भर के यहाँ पे लोग आ रहे हैं नजीमाबाद से और बाहरी राज्यों से, वो बहुत ही ज़्यादा गलत है और सरकार को इस तरफ सोचना होगा। जिस प्रकार से आप रुद्रप्रयाग में देख रहे हैं, अभी हमारा नंदनगर की परसों की घटना आप देख रहे हैं, तो लोगों में आक्रोश भी है और लोगों में डर भी है। इसमें सत्यापन का मेन जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि क्या जिनके यहाँ जो मकान मालिक है उनके यहाँ जो किराएदार रह रहे उन्होंने क्या पुलिस से सत्यापन कराया है या नहीं कराया। और इसके अलावा भी ये देखा जा रहा है कि कोई ऐसे लोग जो क्रिमिनल्स हैं या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोग, बाहरी ऐसे संदिग्ध लोग तो जनपद में नहीं है। इस बारे में ये सत्यापन अभियान चलाया है। नितिन सेमवाल और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। नितिन, पुलिस के इस अभियान का कोई असर देखा जा रहा है? जी, अगर बात करें तो अभी जिस तरीके से चमोली पुलिस जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है, जो बाहरी राज्यों से आए हुए लोग हैं उनका सत्यापन किया जा रहा है। जो मजदूर यहाँ पे अन्य राज्यों अलग अलग राज्यों से आते हैं उनका भी सत्यापन किया जा रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि जो ये सत्यापन अभियान चल रहा है ये आने वाले समय में कानून व्यवस्था को किस तरीके से मजबूत करता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल अभी जिस तरीके से पुलिस जगह जगह गांव से लेकर शहरी इलाकों में सत्यापन कर रही है, तो उससे एक कोशिश दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से पहाड़ों में जो छेड़खानी की घटनाएं हुई हैं या जो चोरी की वारदात बढ़ी है, उस पर अंकुश जरूर लगेगा। ये एक पुलिस का भी दावा है और आने वाले दिनों में अगर ये सब चीजें ठीक होती है तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था मजबूत होगी। जिस तरीके से हमने देखा है कि नंदनगर घाट में जो छेड़खानी की घटना हुई थी, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक को इन्वॉल्व होना पड़ा था, उसके बाद कहीं ना कहीं वहां पे कार्रवाई की गई और जो आरोपी था उसको तुरंत पकड़ा गया था। तो यही चीजें लोगों की मांग है कि यहाँ पे सख्त कानून बने और जो बाहरी लोगों के जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए नियम कानून तकड़े बनाए जाएं। जी ठीक है नितिन सेमवाल, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर अपनी। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, देहरादून से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इस साल की बरसात में यूपीसीएल को करीब 130 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो यूपीसीएल को ये बहुत बड़ा नुकसान 130 करोड़ का इस बरसात में देखना पड़ा है। 100 करोड़ का नुकसान अकेले केदारनाथ धाम में आपदा से हुआ है। नुकसान की भरपाई के लिए आपदा प्रबंधन को यूपीसीएल ने लेटर भेजा है और नुकसान की भरपाई की मांग की गई है। अगर नुकसान की भरपाई नहीं हुई तो यूपीसीएल टैरिफ रेट बढ़ाने पर विचार कर सकती है। उधर श्रीनगर से बड़ी खबर, जहां पर बांसवाड़ा के पास में एक तेज रफ्तार कार की खड़े पिकअप से जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक कार सवार शख्स घायल हुआ है। इलाज के लिए इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, बाकी लोग सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि कार सवार बद्रीनाथ से दर्शन करके लौट रहे थे, तभी वो बांसवाड़ा के पास में हादसे का शिकार हो जाते हैं। चमोली के पंगनो गांव में एक बार फिर से भूस्खलन हुआ है। बारिश की वजह से गांव के ऊपर बहुत सारा मलबा आ गया है। भूस्खलन से 7 से ज्यादा परिवार बताए जा रहे हैं जो प्रभावित हुए हैं। कई लोग घर छोड़कर जा चुके हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप भी लगाया है। राहत बचाव कार्य के लिए प्रशासन की टीम पंगनो में मौजूद है। भाई ये मंजर देखो भाई। और ये बढ़ते हैं आगे, उत्तरकाशी के वरुणावत पर्वत से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं, जहां पर भूस्खलन के सर्वे पर संयुक्त टीम सर्वे पूरा करके वापस लौट गई है। वरुणावत पर्वत के सर्वे के लिए आए वैज्ञानिकों ने यहां हो रहे भूस्खलन को बहुत चिंताजनक बताया, जो कि परिस्थितियां बन रही हैं या खराब मौसम के चलते बनाई जा रही हैं।
इससे अलर्ट रहने की जरूरत है। समय रहते सुरक्षा उपाय करने का सुझाव दिया गया है सर्वे टीम की तरफ से। भूस्खलन क्षेत्र के सर्वे के बाद विशेषज्ञों ने वरुणावत टॉप पर पहले किए गए ट्रीटमेंट कार्य की मॉनिटरिंग, ड्रेनेज सिस्टम की सफाई और झाड़ियों को हटाना भी जरूरी बताया। उत्तरकाशी शहर के बीच में जो गोपियारा क्षेत्र से जो भूस्खलन हो रहा था, उसका जिला स्तर से जो रिक्वेस्ट की थी, उसके क्रम में टीएचडीसी, जीएसआई तथा यूएलएलएमसी की टीम द्वारा उसका निरीक्षण किया गया है 2 दिनों में, और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उपरांत तत्संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उधर देहरादून में हिमालय दिवस को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में हिमालय को बचाने को लेकर चर्चा की गई है। सीएम धामी का कहना है कि हिमालय को बचाने के लिए ये काम सिर्फ एक दिन का नहीं है और ये कार्यक्रम करना भर ही हिमालय को बचाने की मुहिम नहीं है, बल्कि हिमालय को लेकर रोज कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। सीएम धामी ने यह भी कहा है कि ग्लेशियर पिघलना चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पहाड़ में प्राकृतिक स्रोत भी धीरे धीरे कम होने लगे हैं। ऐसे में इन्हें बचाना सबसे बड़ी चुनौती और जरूरत है। लेकिन ये हमारी आदत में होना चाहिए। हमको ये केवल एक हफ्ते का कार्यक्रम न हो के ये नियमित रूप से प्रत्येक दिन हमको हिमालय बचाना है, प्रत्येक दिन प्रकृति का संरक्षण करना है, प्रत्येक दिन हम इस भूमंडल में अपना क्या योगदान दे सकते हैं, ये हम सबको सोचना चाहिए। और हम ये सोचेंगे तो निश्चित रूप से इसका परिणाम निकलेगा। और मुझे खुशी है कि हमारे पास इतने सारे विभूतियाँ हैं। ये लोग जो है, मैं एक कमेटी, दुर्गेश जी आपके उसमें संयोजन में एक कमेटी हमारी बन जाए और एक कमेटी जो है हमारा पूरा काम करेगी। और आज के नए युग में भी आवश्यकता है कि अब ये हिमालय के जो महत्व है इसको नए तरीके से समझा जाए। अभी उपाध्याय जी कह रहे हैं 27 किलोमीटर ग्लेशियर पीछे चला गया है गौमुख से, तो कितना गंभीर विषय है। तो इसलिए यहाँ पर अनेक नदियाँ, मैं तो बचपन में पहाड़ में जब जाता था, आज से लगभग मुझे लगता है कि 35-40 साल पुराना। और आइए बढ़ते आगे, आपको बताते हैं कि आज उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सड़क पर उतर आए। कांग्रेस नेताओं ने राज्य में बढ़ते अपराध, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोला। डीएम ऑफिस का घेराव किया। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत भी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी मौजूद रहे। प्रीतम सिंह, तिलक राज बेहर, पीसीसी चीफ करण मारा, तमाम बड़े नेता मंच पर एक साथ नजर आए। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि रुद्रपुर में हुआ प्रदर्शन मात्र शुरुआत है और आगे भी कांग्रेस की लड़ाई जारी रहेगी। चंद लोग को निशाने में रखा जा रहा है। तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर आज हम सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। सदन में हमारी बात को सुना नहीं जाता है। सदन में जो हमारे सवाल हैं, सरकार उनके जवाब देने को कतराती है। आज हमने यहाँ से शुरुआत की, उधम सिंह नगर से शुरुआत की है और ये लड़ाई हमारी आगे तक जारी रहेगी, बदस्तूर जारी रहेगी। रानीखेत से बीजेपी के विधायक है प्रमोद नैनवाल, जिनके भाई सतीश नैनवाल की अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर 40 करतूतों के साथ गिरफ्तारी की गई है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी नेता पार्टी में अनुशासन की जितनी भी बात कहे, लेकिन पिछले कुछ समय में हुई घटनाओं ने पोल खोल दी है। विपक्ष के हंगामे के बीच पार्टी को बचाव की मुद्रा में आना पड़ा। पिछले 2 साल में पार्टी अपने 6 से ज्यादा ऐसे नेताओं को निष्कासित कर चुकी है, जिनका या फिर उनके परिजनों का नाम किसी आपराधिक मामलों में आया। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला, जिसमें बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित पर हत्या का आरोप लगा। वहीं हरिद्वार पेपर लीक मामले में बीजेपी नेता संजय धारीवाल का नाम सामने आया। साथ ही चंपावत में बीजेपी मंडल अध्यक्ष कमल रावत पर रेप का आरोप लगा।
तो वहीं हरिद्वार में बीजेपी नेता आदित्य राज सैनी पर लड़की की रेप के बाद हत्या का आरोप लगा। अल्मोड़ा में मंडल अध्यक्ष भागवत बोरा को छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हल्द्वानी में बीजेपी नेता और दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर महिला से रेप का आरोप लगा है। वहीं एक और ताजा मामला सामने आया है, जहां पर बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल का भाई कारतूस के साथ अरेस्ट हुआ है। कि जब से कानून आए, कानून के प्रति भय का वातावरण तो बना ही है, लेकिन जब इस प्रकार की चर्चाएं होती हैं तो जो अपराधी पकड़े जाते हैं, बहुत से अपराधी इस दिशा में, इन सब चीजों में दोषी सिद्ध भी होते हैं। किसी के गलत काम से हम अपने कामों पर पर्दा डालें, ये भी संभव नहीं है। तो हमने बाकायदा, मैंने अभी सदस्यता का अभियान चल रहा है और मैंने सभी जिलों को के जो हमारे सदस्यता के प्रभारी हैं उनसे कहा भी है कि अगर इस प्रकार के अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो आज मिस कॉज मेंबर बन भी जाते हैं, उनकी संस्था को रोकने का हम लोग करेंगे। इससे कांग्रेस को मुद्दे खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसे बैठे बिठाए मुद्दे मिलते रहे। राज्य के अंदर ये हो क्या रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग महिलाओं के खिलाफ हिंसा, बलात्कार, हत्या के मामले में जिस प्रकार से संलिप्त हैं, इस राज्य में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई है और उसमें बड़ा हाथ बीजेपी के लोगों का है, बड़ी भूमिका बीजेपी के लोगों की है। राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज रह नहीं गई है। एक के बाद एक नेताओं की कारगुजारी सामने आने से बीजेपी असहज हो चुकी है। नतीजा पार्टी के अंदर भी अब बिना जांच पड़ताल के लिए नेताओं की एंट्री, उन्हें जिम्मेदारी दिए जाने पर असहमति के स्वर तेज होने लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की है। सतपाल महाराज ने लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी के साथ मुलाकात की। मुलाकात के दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस दौरान आपको बताएं, दोनों नेताओं के बीच में उत्तराखंड और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई है। पौड़ी सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे में हैं। सोमवार को कोटद्वार पहुंचकर सांसद बलूनी ने स्थानीय लोगों के साथ मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना। मौके पर अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही सांसद बलूनी ने आपदा में क्षतिग्रस्त हुए कोटद्वार दुगड्डा हाईवे का भी निरीक्षण किया है। अधिकारियों को वैकल्पिक उपाय खोजने के लिए कहा। देखिए, कोटद्वार से दुगड्डा के बीच में इस बार बरसात के दौरान बहुत बड़े स्तर पर लैंडस्लाइड हुआ है और सड़कें टूटी भी हैं और बहुत भारी नुकसान हुआ है और कुछ नए ऐसे पॉइंट बने हैं जिससे कि लगातार मलबा आ रहा है। मैंने अभी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ सारा निरीक्षण किया है और इन सारी चीज़ों को देखा है। जिस तरह की उन्होंने चीज़ें बताई हैं उन सब पे कार्रवाई भी कर रहे हैं। मैंने कहा कि सारी चीज़ें जो भारत सरकार से एनएचएस में आवश्यकता है वो सब मुझे बताएं, तुरंत बहुत कम समय के अंदर सारा फंड भी हो जाएगा और इस पर काम भी इस बार हम शुरू करा देंगे। उधर रुद्रप्रयाग में पिछले महीने केदारनाथ में केदार घाटी में आई आपदा के चलते सोनप्रयाग और गौरीकुंड के नीचे हाईवे को कई जगहों पर नुकसान हुआ है। हालांकि अब छोटी गाड़ियों के लिए सड़कों को खोल दिया गया है, लेकिन अभी सड़क पर जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है और लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर दलदल जैसे हालात भी बने हुए नजर आ रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ मेले के आयोजन में बेहद कम समय बचा है, लेकिन मेले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अखाड़ा परिषद को लेकर स्थिति अभी तक साफ नहीं हुई है। देखिए, संतों की सर्वोच्च संस्था अभी भी दो गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। हाल ही में बड़ा उदासीन अखाड़े के दल बदल कर लेने से निरंजनी अखाड़ा गुट मजबूत नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। कुंभ मेला सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा आयोजन होता है। कुंभ मेले में साधु संतों के 13 अखाड़े का प्रतिनिधित्व संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद करती है। हरिद्वार में साल 2021 में हुए कुंभ मेले के बाद अखाड़ा परिषद दो गुटों में बंट गई थी। इसमें एक को 7 और दूसरे गुट को 6 अखाड़ों का समर्थन था।
अखाड़ा परिषद के एक गुट का नेतृत्व निरंजनी अखाड़े के सचिव महेंद्र रविंद्र पुरी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरे गुट ने महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी को अध्यक्ष बनाया है। हाल ही में हरिद्वार के बड़ा उदासीन अखाड़े के संतों ने अखाड़ा परिषद के निरंजन गुट को अपना समर्थन दिया है। अब निरंजनी गुट के अध्यक्ष 9 अखाड़ों के समर्थन का दावा करते हुए जल्द अखाड़ा परिषद की मीटिंग बुलाने की बात कह रहे हैं। मेरे साथ इसमें 9 अखाड़े हैं और हम सभी अखाड़े एक है। 13 के 13 अखाड़े हम एक हो जाएंगे, बहुत जल्दी एक हो जाएंगे और सब मिलकर के जो हमारा दिव्य और भव्य कुंभ की कल्पना है प्रयागराज के लिए, उसके लिए सभी रवाना हो। अखाड़ा परिषद में संतों के बीच अक्सर टकराव की स्थिति बनी रहती है। दरअसल अखाड़ा परिषद एक मौखिक संगठन है जिसका उद्देश्य कुंभ मेले के दौरान अखाड़ों से जुड़े साधु संतों और सरकार के बीच समन्वय बनाना है। संतों के बीच पद और वर्चस्व की जंग के चलते अब अखाड़ा परिषद को भंग करने की भी मांग उठ रही है। पद और प्रतिष्ठा को लेकर इस तरह की बात करते हैं वो अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे का इसका मैं तो यही सलाह दूंगा शासन प्रशासन को भी और मुझसे मांगेगा कि अखाड़ा परिषद का कोई काम नहीं है। अखाड़ा परिषद सिर्फ अपने लिए मतलब उन लोगों के लिए बनी थी, साधु संतों के लिए बनी थी। साधु संतों का काम तो करते नहीं है, तो इसलिए इसको भंग करके अपनी अपनी परिषद बने और अपने अपने संप्रदाय के लोगों को वो अपनी अपनी सुविधा दिलवाए, इसी में हित है। साल 1954 के कुंभ मेले में मची भगदड़ के बाद सभी अखाड़ों ने मिलकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का गठन किया था। तब से परिषद सन्यासी, बैरागी और उदासीन सभी परंपराओं के अखाड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। देखने वाली बात होगी कि प्रयागराज महाकुंभ से पहले अखाड़ा परिषद का विवाद संत खुद सुलझा पाते हैं या सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना होगा। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकेश शुक्ला की रिपोर्ट। पहुंचा रहे हैं जहां पर एक युवक जापान के टोक्यो में लापता हो गया है, जिसको लेकर परिजनों ने डीएम से सीएम को लेकर लेटर लिखा है। मतलब डीएम से लेकर सीएम तक को लेटर लिख दिया गया है। इस युवक की पड़ताल कराने के लिए, खोजबीन कराने के लिए इसको सकुशल घर वापस लाने की मांग की जा रही है। बूढ़ा केदार के थाती का रहने वाला अर्जुन सिंह करीब 15 सालों से टोक्यो में होटल लाइन में काम करता है और 2 सितंबर दोपहर में उसके घर वालों से फोन पर आखिरी बातचीत हुई है। इसके बाद उसका फोन बंद हो गया है, तब से फोन बंद आ रहा है। अब परिजन मांग कर रहे हैं कि उनके घर के इस बच्चे की पड़ताल की जाए। 2 तारीख से 2 सितंबर से जो है वो लापता है। वहाँ पर उसका फोन जो है स्विच ऑफ है और उसका कोई संपर्क नहीं है। हम सरकार से, उत्तराखंड सरकार से, भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि उसकी जो है जापान में, जो टोक्यो जापान में जो उसकी सकुशल घर वापसी हो। उसको अपने उच्च अधिकारियों को, साथ ही इंटेलिजेंस को भी बता दिया गया है और साथ ही वहाँ पर उनको संपर्क करने के लिए भी जो भी निर्धारित एजेंसी है उनसे वो कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तरकाशी के सुनकुंडी गांव में भालू ने एक महिला पर अटैक कर दिया, जिसमें महिला बुरी तरह से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि महिला खेत में घास काटने के लिए गई हुई थी और इसी दौरान भालू ने उस पर हमला कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों के शोर मचाने के बाद भालू वहां से भागा है। इसके बाद घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन महिला की हालत ज्यादा खराब होने के चलते उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। देहरादून नगर निगम में परिसीमन के बाद अब वार्डों में ओबीसी सर्वे की बारी आ गई है। देखिए, नगर निगम की ओर से साल 2018 की मतदाता सूची के आधार पर नगर निगम के 47 वार्डों में ओबीसी का सर्वे किया जाएगा। सर्वे की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। दरअसल निकाय चुनाव को लेकर अब सरकार जल्द ही सर्वे कराकर वार्डों का आरक्षण तय करने की तैयारी में है। इसमें यह जो 2018 का जो वोटर लिस्ट है, इसके अनुसार पहले ओबीसी का सर्वे होकर शासन में जा चुका है, लेकिन परिसीमन की वजह से जो डिस्टर्ब हुए हैं, क्योंकि जो हमारे जनगणना ब्लॉक होते हैं ब्लॉक के ब्लॉक शिफ्ट होते हैं, तो जिस वार्ड में भी शिफ्ट हुए होंगे या जिस वार्ड से भी कटे होंगे, तो वो चीज़ को हमें मौके में भी देखना है और टेबल वर्क भी हमें करना है। उसी हिसाब से हमारा वोटर लिस्ट भी तैयार हो। पहाड़ नंदामय है और नैनीताल अल्मोड़ा के 7 कुमाऊं गढ़वाल में राजराजेश्वरी की पूजा चल रही है। अब इन दिनों मां नंदा अपने मायके में हैं और पहाड़ में लोग अपने कुलदेवी की आराधना में लगे हुए हैं। कुछ दिन अब नंदा यहां पर विराजमान रहेंगी।
जिसके बाद उनको अपने ससुराल के लिए विदा किया जाएगा। खास बात यह है कि यहाँ के लोग अपनी बेटी बहू के तौर पर मां नंदा को विदा करते हैं।